हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान विषय का चौथा चैप्टर। तो 3 चैप्टर पहले अपलोड कर दिए उनकी वीडियो, तो ज़रूर आप लोग देख लेना। और प्ले लिस्ट में 6 और 7th और 8th क्लास की जो है विज्ञान विषय की जो रीट पात्रता परीक्षा है, रेलवे है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बेसिक कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हूबहू ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज लाइन टू लाइन भी आपको मिल जाते हैं। तो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, ठीक है। और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। चलो पढ़ते हैं चौथा चैप्टर दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला आप सभी जान गए होंगे कि आग से संबंधित इसमें बात की जाएगी। हम घर पर, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइएगा। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, ठीक है। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। देखो इसमें लिखा हुआ है कि दहन क्या है। दहन क्या है, इससे रिलेटेड बात करते हैं। कक्षा 7वीं की जो क्लास है उसमें मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण आपको करना है। प्लेलिस्ट में है तो आप लोग जरूर देख लेना। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? ठीक है, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये देखो यहाँ पर दिखा आपको, यह है मैग्नीशियम का दहन। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। क्या? ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है दाह पदार्थ है। ठीक है, क्या है? दाह पदार्थ। अब यहाँ पर बूझो आता है, वो कहता है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर है ठीक ही है, तो हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये हमने क्लास 7th में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 4.1, स्ट्रा, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, अन्यथा उसे अदाह दिखाइए। अगर लकड़ी जल रही है तो यहाँ पर दाह पर टिक लगाओ, अदाह पर क्रॉस कर दो। कागज़ जलता है तो दाह पर टिक लगाओ, अदाह पर क्रॉस कर दो। इसी टाइप से आपको ये पूरी सारणी बढ़नी है। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह है? आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। क्रियाकलाप 4.2, सावधानी। जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए, इस टाइप से, देखो है ना। दहन के लिए वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वालाहु क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। देखो दूसरे वाले में देखो, है ना, चिमनी को मेज पर टिका दिया तो पूर्ण ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए।
जो कि सी वाले में आपको देखने को मिलेगा। ऊपर कांच की प्लेट वापस से रख दी, ठीक है। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है, धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित चलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बोध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये बुझो है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। बिल्कुल करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? तो देखो, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 4.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। ठीक है, एक लकड़ी लेनी है या लकड़ी का कोयले का जो जलता हुआ टुकड़ा है उसको लोहे की प्लेट या तवे पर रख देना है। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं? देखो, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत ही कठिन होता है। अब देखो यहाँ पर आदमी को कंबल में क्यों लपेटते हैं जब आग लग जाती है? तो देखो, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तिली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? कागज या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ठीक है, इसके बाद देखो, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? ठीक, माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबाए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। किसके? चीड़ की लकड़ी होती थी और गंधक में डुबाए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन आरंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। कैसे हुआ? आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक तलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ
है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानियां बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुंचना आवश्यक है। यहाँ पर देखो क्रियाकलाप 4.4, सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से आपको काम लेना है। कागज के 2 कप लेकर तैयार करिए। 2 कप तैयार करने, कागज लेना है, उससे 2 कप तैयार करने हैं। इसमें से 1 कप में 50 ml जल डालना है और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा आपको गर्म करना है। ठीक है, देख रहे हो इस टाइप से। कागज के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है, ये बताना है। देखो, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप की दी जाने वाली ऊष्मा जालन द्वारा जल में चली जाती है और जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी आपको बांटना है। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करेंगे। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से यहाँ पर जो है फायरमैन दबाव के साथ जल फेंककर आग बुझाता हुआ। ठीक, देखो, क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो देखो, ये आवश्यकता है ईंधन, वायु यानी कि ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा यानी कि ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। ठीक है, ये देखो, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, यानी कि आपको करंट आ सकता है। अगर आपने किसी में भी लाइट आ रही है और वहाँ पर आग लग गई है, आपने पानी फेंक दिया, तो आप करंट की चपेट में आ सकते हो। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग करना उचित नहीं होता। क्या आपको याद है, जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। अब देखो, दहन के प्रकार पड़ते हैं। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए।
सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की गुंडी यानी कि नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। अब देखो, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के या अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का उपयोग जरूर करें। कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश दोनों पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद कीजिए। यदि आपको सारणी 4.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। इस प्रकार से यहाँ सारणी है जिसमें मैग्नीशियम को जलाना है, कॉपर को जलाना है, कपूर को, मोमबत्ती को, मिट्टी के तेल को, लकड़ी का कोयला। यहाँ पर देख सकते हो आप मोमबत्ती और रसोई स्टोव की ज्वाला के रंग, एक का नीला है, एक का पीला पीला है। यहाँ से ये लैंप है, मोमबत्ती है, बुशेर जो है बर्नर है, उनकी ज्वाला का रंग। क्रियाकलाप 4.5 में जो है ज्वाला की संरचना की बात की गई है, जिसमें एक मोमबत्ती को जलाइए। सावधानी से आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तीनों की शेप अलग अलग आती है। एक सिरा मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4-5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकल्पित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। ये देखो, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत जो है लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 4.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? देखो यहाँ पर देखो, कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन जाता है। ये देखो इस टाइप से। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर, देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले इसको समझा देता हूँ। सबसे गर्म भाग आपको ऊपर दिख रहा होगा। पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र जो है वो नीला दिखेगा आपको। कम गर्म है वो पीला पीला दिखेगा। सबसे कम गर्म है वो नीचे पीला ही दिखेगा, हल्का हल्का। फिर आंशिक दहन वाला जो मध्य भाग है वो पीला आपको दिख गया होगा। मोमबत्ती है और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि आपको काला दिख रहा हो। फूंकते हैं वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। ये देखो, धातु की फूंकनी से फूंकता हुआ सुनार। ईंधन क्या है? याद रखिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है।
यह सस्ता होता है और वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति इसे ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। ईंधन दक्षता क्या होती है? देखो, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उनका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 4.4 में दिए गए। देखो, यहाँ पर एक ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन है और गैसीय ईंधन है। आप लोग यहाँ पर सारणी में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, विभिन्न ईंधनों के जो है ऊष्मीय मान यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान है वो है 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। लकड़ी की बात करें तो 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम है। कोयले की बात करें तो 25000 से 33000 किलो जूल पर किलोग्राम है। पेट्रोल 45000 किलो जूल पर किलोग्राम है। मिट्टी का तेल 45000 किलो जूल पर किलोग्राम है। डीजल 45000 किलो जूल पर किलोग्राम है। मेथेन 50000 किलो जूल पर किलोग्राम है। सीएनजी 50000 किलो जूल पर किलोग्राम है। एलपीजी का भी 55000 किलो जूल पर किलोग्राम। जैव गैस की बात करें तो 35000 से 40000 किलो जूल पर किलोग्राम। हाइड्रोजन जो है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वास कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, ठीक, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ाई था। ठीक, अब देखो, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप में जलमग्न हो जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस ने ले रखी है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक, इस चैप्टर में जो यूज हुए हैं वर्ड मोस्ट वही हैं अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्ण, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनीय ज्वलनशील पदार्थ। अब देखो, इस पूरे चैप्टर का सार पढ़ते हैं। आपने क्या सीखा?
जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु आवश्यक है। दहन के प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने वाली आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं जैसे कि तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है और यह ऐसे गैस और अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। ईंधनों की दक्षता और मूल परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता की ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्ण का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, बहुनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो इस टाइप से आप लोगों का ये पूरा चैप्टर था। एक नॉर्मल चैप्टर अपन कह सकते हैं जिसमें आप लोगों को जो है दहन और ज्वाला के बारे में नॉर्मल बेसिक जानकारी दे रखी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे क्लासों में पढ़ने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।